अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। वालेकुम सलाम, हैव अ नाइस डे सर। ठीक है बच्चे, वालेकुम सलाम। जस्ट एक मिनट बेटे, मैं ज़रा ये डाइस सही करूँ। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, एक मिनट ज़रा मैं वर्कशीट्स आप लोगों को मिल गए थे बेटा, वर्कशीट। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। वर्कशीट वगैरह आप लोगों ने अपलोड कर, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया था, आपने वहाँ से डाउनलोड कर दिया है। अब मैंने आंसर की भी साथ प्रोवाइड कर दिया था। हाँ? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, एमडीकेड प्लस नम्स। अच्छा बच्चे मैंने आपसे कुछ एक बात करनी थी। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी याद करने का क्या क्या करने ये क्या नहीं बच्चे, जो वैल्यूज है ना, जिसको आपने रट्टा लगा के याद करने वाली चीजें, वो आपने नहीं करनी, वो जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे। अच्छा मेरी बात जरा सुने बेटा। कल नहीं, हाँ, मतलब 7-8 जुलाई के बाद मैं आप लोगों का डेली डबल लेक्चर लिया करूंगा। ठीक है, डबल लेक्चर लिया करूंगा। कुछ इस तरह होगा बेटा कि आपको मतलब 10:30 बजे मैं लेक्चर अरेंज करूंगा। 10:30 से ऑनवर्ड 11:30 तक मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, 10:30 से 11:30 तक। अब इसमें यह होगा कि कंसेक्टिव 2 घंटे, 2 आवर्स में से तकरीबन 10 मिनट में आपको ब्रेक दिया करूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये इट्स माई कंपल्जन। ये असल में मैं 28 जुलाई के बाद तकरीबन 6-7 दिन में क्लास नहीं लूँगा। ठीक है ना, 6-7 डेज के लिए मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो क्लास में नहीं ले सकूँगा। तो बेटा आप लोग ज़रा ये मेंटली तैयार रहे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीक से मैंने डबल लेक्चर पढ़ाना है डेली। ठीक है बच्चे, डबल लेक्चर्स पढ़ाना है। तो इसके लिए रेडी है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? मैं इस पर डिस्कस करूँगा, पहले मेरी बात तो सुन लेना बेटा। जो मैंने कहा है इसका तो मुझे रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, डबल लेक्चर होगा आपका। ठीक है बच्चे, क्योंकि बाद में 28 जुलाई के बाद फिर मैं तकरीबन 1 हफ्ता क्लास नहीं लूँगा, 1 वीक क्लास नहीं होगी केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो फिर क्लास में नहीं ले सकूँगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले डबल लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, बाद में फिर ये कवर अप हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, वेरी गुड बेटा। देखे ना, सारे बहुत जीनियस हो गए, सारे कह रहे कि ओके सर, वेरी गुड बच्चे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूंगा 10:30 पे हम लेक्चर लेंगे। ओके बच्चे, ओके बेटा, फायदा आपका अपना है। ठीक है ना, मुझे 2 घंटे पढ़ाने में सिर्फ आपका जो है 2 लेक्चर नहीं है मेरा, इसके साथ ईकेट का 2 लेक्चर भी होना है। मेरे 4 लेक्चर होना डेली। मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं, आप लेक्चर लेने के लिए रेडी रहे। ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमने बात की थी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, जरा 2-3 बातें इसमें मैं ऐड करके जाऊंगा बच्चे। कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन इस तरह किया था कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, नहीं बेटा, 3 लेक्चर तो नहीं हो सकता, 2 लेक्चर में काफी है, क्योंकि आपका 2 लेक्चर और ईकेट का 2 लेक्चर, 4 लेक्चर होना है। मैं इतना ही पढ़ा सकूंगा 4 लेक्चर, क्योंकि जाहिर बात है घंटे का लेक्चर है। तो जी बच्चे, हाँ, 1 हफ्ते के लिए तकरीबन 6-7 लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके साथ में ना। बाद में जब मैं इसमें छुट्टी करूंगा, तो क्लास जब नहीं होगी, तो इसी में कवर अप हो जाएंगे ये 6 लेक्चर्स। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई,
कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर कि आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में क्यों नहीं करवाया। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था ये। अब ये करने वाले क्वेश्चन तो नहीं है, बहरहाल मैं आंसर करके जाऊंगा। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रेगुलर क्लासेस नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी अभी क्लासेस हो रही है ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। जिस तरह आपके रेगुलर क्लासेस होती है एफएससी में, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम डिटेल पढ़ते हैं, हर टॉपिक को डिटेल में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इन क्लासेस में ये जो एंट्री टेस्ट की जो क्लास है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लेना होता है और इसको आपने कंसेप्चुअल स्टडी करना होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उनको आपने अंडरस्टैंड करना, रिवाइज करना एक तरह से, ठीक है बच्चे। बेटा स्केड्यूल मिल जाएंगे आपको स्केड्यूल मिल जाएंगे बेटा, एफएलपी का स्केड्यूल अपलोड हो जाएंगे बेटा, फिर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया देखो। अच्छा खैर छोड़ दे, फिर लेक्चर स्टार्ट करते फिर होगा। अच्छा बेटा ठीक है छोड़ दे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, याद रखिएगा। इसके अंदर हाईली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन का किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके साथ अगर कोई बॉन्ड हो तो दैट इज नाउन एज, जी बच्चे, दैट इज नाउन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। द फोर्स बिटवीन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है बच्चे। एक बात याद रखिएगा, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, क्या कंडीशंस चाहिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। कंडीशंस क्या क्या है बच्चे, कंडीशंस ये है कि नंबर 1, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। नंबर 2, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो ये दो कंडीशंस है जिसमें लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहां पे आप याद रखिएगा बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 20% स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चे। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। जी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं बच्चे, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, परसेंट स्ट्रॉन्गर है देन कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां देखिए जरा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए और बी। लेट सपोज ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है ए बी, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल ये है ए बी। अगर हम बात करते हैं इस ए बी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन को अगर आपस में कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ क्या हुआ, स्ट्रेंथ की बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान जो डिफरेंस है या जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरह से है। अगर 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें से 20% स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, बॉन्ड। बाकी 80% किसकी होगी बेटा, 80% विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जरा एक कंसेप्चुअल पॉइंट था बेटा, जिसमें आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। से मुराद ये है कि अगर एक बॉन्ड 100% कोवेलेंट है
तो उसमें से 20% हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है, और बाकी 80% किसका होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का होगा। तो ये 20% से मुराद यहां पे ये है। इस स्टेटमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% मोर स्ट्रॉन्गर, नहीं है, 20% स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड है। मोर की, अगर मोर की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, वो एक इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, जो एटम्स के दरमियान कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट आपने जरा याद रखनी है। इसके बाद हमने कल बात की थी बेटा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और वाटर। इनकी अगर हम बात करें तो मैंने कल भी बताया था, नहीं बच्चे, इंट्रा और इंटर दोनों में नहीं हो सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इंटर में है। हमने कंपैरिजन यहां पे दिया है, एक तरह से हमने यहां पे क्या दिया है बच्चे, कंपैरिजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान हमने एक कंपैरिजन दिया है जी बच्चे, 20%। समझ में आया बेटा? अच्छा मेरी बात जरा दोबारा सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, बता रहा हूं बेटा, दोबारा बता रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अब इस HCl के अंदर हम अगर सपोज करते हैं कि भाई ये जो HCl मॉलिक्यूल है वो 100% कोवेलेंट है। क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इसमें कंपैरिजन अगर बताएं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान अगर हम अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बात करें, तो याद रखिएगा कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड 100% है तो इस 100% में से 20% जो बनेगी परसेंटेज वो हाइड्रोजन की होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड के 20वां हिस्सा के बराबर होगा। 20वां हिस्से से मुराद क्या है बेटा? 100 में से 20% उसकी कंट्रीब्यूशन होगी किसी भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मतलब आप कंपेयर इस तरह कर सकते हैं बेटा, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर ये 100% है और ये 20% है, तो आप कह सकते हैं ना बेटा कि ये 80% मोर स्ट्रॉन्गर है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब टोटल हमारे पास 100% है। नहीं बच्चा, HCl में एनी बॉन्ड कहां से आ गया? नहीं, HCl is the purely covalent bond. HCl is purely covalent bond, not ionic. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको वाटर के अंदर देखें, चले वाटर के अंदर अगर आप देखें H2O, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी एक हमारे पास क्या है बेटा? 2 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, ये और ये, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, तो मिसाल के तौर पर अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड 100% है, तो इसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इस 100 में क्या होगी बेटा? 20% होगी। बाकी 80% कंट्रीब्यूशन किसकी होगी बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड की होगी, उस पूरे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में, एक स्ट्रेंथ बताने में। इससे मुख्तसर यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज 80% मोर स्ट्रॉन्गर देन दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जी बच्चे, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर 100% अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस 100% कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका 20वां हिस्सा होगा। 20 पार्ट्स ऑफ दी टोटल 100 में से 20 पार्ट हाइड्रोजन की होगी बस। 80% कोवेलेंट बॉन्ड है और 20% आपके पास क्या है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये एक एमसीक्यूज के हवाले से बेटा आप लोगों ने याद रखनी है कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। मोर स्ट्रॉन्गर नहीं है, 20% ओनली स्ट्रॉन्गर। ठीक है बच्चे जी। तो मैं आपको यहां पे आप एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बच्चे, जरा आप इसको जरा यहां पे जरा गौर से देखिए बेटा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन
अमोनिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जी बच्चे यार मेरी बात सुनो जरा, अर्तुगरुल बात सुनो जरा मेरी। तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है बच्चे। मिसाल के तौर पर एक केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर दो किस्म के बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर इन दोनों को अगर कलेक्टिवली हम बात करें तो 100% है। टोटल बॉन्ड क्या है बेटा? 100% है। अब 100% में से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परसेंटेज कंपोजिशन देखें, मतलब उस 100% बॉन्ड को बनाने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो 20% है। बाकी 80% किसका होगा बेटा? कोवैलेंट का होगा। है जी बच्चे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं बच्चे, प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूं ना बच्चे, आगे आपका एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HCl के अंदर आयनिक कैरेक्टर भी है लेकिन ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। इसके ऊपर हम बात करेंगे बच्चे। एक बात याद रखिएगा, कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक है ना तो कोवैलेंट है। ठीक है बच्चे। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाती है और किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाती है। अगर आप सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसके अंदर परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सीजियम फ्लोराइड के अंदर 92% आयनिक कैरेक्टर होती है। ठीक है बच्चे। सीजियम फ्लोराइड के अंदर 92% आयनिक कैरेक्टर है, बाकी 8% हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर और बाकी कैरेक्टर से अंदर आ जाते हैं। ठीक है बच्चे। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं HCl है तो ज्यादा, देखिए ज्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा है? वो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बेटा हम केमिकल बॉन्डिंग में इस पे डिटेल बात करेंगे। यहां पे आपने HCl को आयनिक बॉन्ड नहीं कहना बेटा, ये गलत है। HCl को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं बेटा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है इसके अंदर। और क्यों कोवैलेंट कैरेक्टर है वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। यहां पे सिंपल बात ये याद रखिए कि दोनों नॉन मेटल है। अगर दो नॉन मेटल के दरमियान बॉन्डिंग हो, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वेरी गुड। हाँ जी वही बात हो गई। हाँ ठीक है, इसने अच्छा एग्जांपल दिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम यार बेटा, ठीक है। लेस नहीं कह सकते ना बेटा, लेस नहीं कहेंगे बेटा। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? यही तो तुम्हारी बुक वालों की एक तरह से टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे 100% नॉट अकर इन, हाँ जी वही बात है। 100% कभी भी जो है 100% नहीं होता। ठीक है बच्चे, अब आपस में बातें ना करें, अब जरा बोर्ड पे देखें बेटा, लेक्चर को आगे हम लेके जाएंगे। अमोनिया की हमने बात की थी बेटा लास्ट टाइम। तो अमोनिया के अंदर हमने कहा था कि पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी के ऊपर बात करने लगा हूं बेटा, मैं इसी के ऊपर जाने लगा हूं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वाटर और अमोनिया के दरमियान कंपैरिजन की तरफ मैं जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है बच्चे। अब आप मेरी बात जरूर सुने बेटा, आपस में बातें ना करें बेटा। तलहा आपस में बातें ना करें, अब आपस में बातें ना हो। ठीक है नहीं ऑब्वियसली बेटा, लोन पेयर किसके? हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर वो वही एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर वो किसी साइड पे ज्यादा और किसी जगह पे कम हो जाए तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ठीक है। जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा तो उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो वो कहां से मिलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे। ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलेगा बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे। अब जरा बोर्ड पे देखें, जरा सारे बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया की अगर हम बात करें तो लास्ट बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर एक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि बेटा अमोनिया ज्यादातर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो गैसियस फॉर्म में या लो बॉइलिंग लिक्विड में। लो बॉइलिंग लिक्विड से मुराद क्या है बेटा? उनको अगर मामूली भी टेम्परेचर दे दे तो वो एकदम से क्या बन जाएंगे बेटा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लो बॉइलिंग है और इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी बात हमने की थी बेटा HF के अंदर, इसको जरा मैंने एलिब्रेट करना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे थे कि HF और वाटर के अंदर हम कंपैरिजन करें तो वाटर और HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसका होना चाहिए? देखने में
हमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन इन वाटर। बट द पॉइंट इज दिस कि भाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहां पे इधर देखिए जरा बच्चे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द वीक एसिड। क्या है बच्चे? दिस इज वीक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द वीक एसिड। ठीक है बच्चे, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें अकॉर्डिंग टू द हाइड्राइड्स ऑफ 7A एलिमेंट्स, अगर हम 7A एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स है इनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड HF। ठीक है बच्चे, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बेटा? स्ट्रेंथ विल बी हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड लास्ट वन विल बी हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आप जरा यहां पे रीजन क्या है, अगर देखा जाए तो हमें नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों नहीं है बेटा? इसके अंदर रीजन जरा आपको याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो तो ये है, एक वन पॉइंट ये है कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहली बात तो ये ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी कैरेक्टर कम हो जाती है। एसिडिक कैरेक्टर से मुराद क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गर एसिड। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड आर दोस एसिड व्हिच हैव एबिलिटी टू लॉस इट हाइड्रोजन आयन मोर इजीली। अगर आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो हाइड्रोजन आयन को आसानी से ना दे, इजीली लॉस ना करे, इट मींस इजीली लॉस ना करे, इट मींस वो क्या है बेटा? वीकर एसिड है। ठीक है बच्चे, वीक एसिड है। जी बच्चे, बेटा हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, ठीक है बच्चे। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीकर एसिड। ये वीकर एसिड है अमॉन्ग दी हाइड्राइड्स ऑफ 7A एलिमेंट्स। अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें तो सबसे कम जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है बेटा। इसकी मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। नंबर 1 इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। जब हाइड्रोजन आयन लॉस नहीं करेगा बेटा तो याद रखिएगा वो वीकर एसिड होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड आर दोस एसिड which have ability to lose it hydrogen ion more easily। ठीक है बेटा, that is the stronger acid। जी बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ की हो रही है बात, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। बॉन्ड एनर्जी की वो डिफरेंट होगी। बॉन्ड एनर्जी वगैरह ये क्या है हमने आगे डिटेल पढ़ना है बेटा। आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है। ये एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है। एसिडिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इज हाइड्रोजन आयोडाइड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन दी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चे, अब वॉइस क्लियर नहीं आ रहा यार, जरा वॉइस देखें जरा। अच्छा जी, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अब एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, वन रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड रीजन ये है कि हाइड्रोजन आयन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रेप होगा। इंट्रेप से मुराद क्या है बेटा? देखें जरा, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, HF है, और यहां पे अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह से। अब आप जरा देखें, वन हाइड्रोजन जो है वो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में इंट्रेप है। जब दरमियान में इंट्रेप हो तो वो आसानी से उस हाइड्रोजन को लॉस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, वो आसानी से हाइड्रोजन को लॉस नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट HF इज द वीकर एसिड। ठीक है बच्चे, तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने बेटा, कि एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा बेटा ड्यू टू द इंट्रेप ऑफ हाइड्रोजन आयन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद हमने बात की थी बेटा
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपके पास क्या है बेटा, ये लो बॉइलिंग लिक्विड है, ये लिक्विड है, याद रखिएगा ये, ठीक है। और इसके बाद आपने हाइड्रोजन, वाटर के अंदर अगर आप देखें तो वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HF। क्यों है बेटा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा एज कंपेयर टू HF। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HF के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल एक तरह से हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। किसी का यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस जी, क्लियर हो गया बेटा सबको, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू होगा, टॉपिक से मुराद ये इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे कंटिन्यू है। उसमें एक तो ये है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एप्लीकेशंस है या कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को मैं कंबाइन यहां पे बताऊंगा बेटा, एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज को मैं कंबाइन बताऊंगा, ठीक है बच्चे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताना मैं भूल गया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज है बेटा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वाटर है, इस वाटर के अंदर आपने क्या बताना है बेटा, हाँ जी, वाटर के अंदर आपने बताना है परसेंटेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी बच्चे। अगर अमोनिया और उसमें बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा, यार बेटा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सबसे ज्यादा वाटर है, इसके बाद आपके पास HF है, इसके बाद आपके पास अमोनिया है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्यों 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि अमोनिया के पास सिर्फ 1 लोन पेयर है। जी बच्चे, मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जरा मुझे बताए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, 75, 80%, रॉन्ग बेटा, गलत है। कोई तो आंसर सही करो बेटा, कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। नहीं बेटा नहीं, 50% भी नहीं है, नो, 100% भी नहीं है शकीला बेटा, नहीं, आयशा बेटा 80 भी नहीं है, ग्रेटर देन 50% नहीं। बेटा मेरी बात जरा सुनो, जरा गौर से मेरी बात जरा सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू से बेटा एमडीकेट के हवाले से और नम्स के हवाले से, और ये नम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा यहां देखें, आपको पता है कि वाटर के अंदर अगर हम बात करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल की, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए है और 2 हाइड्रोजन किसके जरिए है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। इट मींस हमने बात की थी कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपने परसेंटेज बतानी है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था बेटा, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी इक्वल टू, जी बच्चे यहां पे क्या होगा, मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। जी बच्चे, अब आप मुझे जरा पता है मैस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होगी बेटा 2 divided by molar mass of water is 18 multiplied by 100, this come out to be 11.11%। जी, अब हो गए क्लियर, the percentage of hydrogen bonding in water is 11.11%। बेटा 20 नहीं है, 30 भी नहीं है, मैंने यहां पे फाइंड कर लिया है, फिर भी आप लोगों ने ये नहीं पता, आप लोग ये नहीं बता सका, तुक्के पे तुक्का, हाँ जी बच्चे, लेकिन 11.11 नहीं बता सका। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट ये, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज 11.11%। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए ना बेटा, आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं करते। मैंने इसीलिए कल भी कहा था केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अकल की जरूरत है, जिसके पास अकल नहीं है ना वो नहीं बता सकते। ठीक हो गया बेटा। अगर मैं आपसे अमोनिया का पूछूं,
अमोनिया का पूछो बेटा, फॉर एग्जांपल पेपर में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया पूछो तो आप बता सकोगे ना बेटा? एक है 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटा आप 17 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो जो आंसर आएगा आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? हाँ जी। इसके बाद एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे बेटा, तो एप्लीकेशंस में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे बेटा? ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। जी बेटा 17.6, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया है तो 17.6 ही आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा अमना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड मीन टू से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को क्या करती है बेटा? और नहीं बच्चे, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गया यार? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गया? मुझे एक बात बताओ यार, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने बल्कि यहां पे बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया था कि अमोनिया के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा जी। तो इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड से मुराद ये है कि किसी भी कोई भी लिक्विड हो, अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सॉल्युबिलिटी अगर आपको याद हो तो आप लोग बात करते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक से क्या मुराद है बेटा? जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन 100% गलत है। लाइक डिजोल्व लाइक का जो कंसेप्ट है ना, ये अब गलत साबित हो चुका है। ठीक है, अब तक आप लोग यही पढ़ते हुए आए ना कि लाइक डिजोल्व लाइक, बेटा ये सही नहीं है, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। बेटा याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर 2 लिक्विड्स है तो उन दोनों लिक्विड्स के दरमियान कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो वो एक दूसरे में सॉल्युबल है। लाइक अगर हम बात करते हैं वाटर और अल्कोहल को, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है H2O और साथ में फॉर एग्जांपल एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है बच्चे, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है बेटा? क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों के अंदर क्या है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे में मिक्सेबल है। हाँ जी, ठीक है बच्चे? यस बेटा, आप आपस में बातें ना करें, अब आप जरा लेक्चर पे फोकस करें ताकि आपका ये लेक्चर खत्म हो जाए। आगे हमने अभी और भी टॉपिक्स क्लियर करना है इसमें। ठीक है बच्चे, सॉल्युबिलिटी के बाद एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोग वैसे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को बायोलॉजी के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। अब मैं देखता हूं कि आप लोगों के अंदर बायोलॉजी के नॉलेज कितना है। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको याद हो तो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है। ऐसा ही है ना बेटा? चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल सेकेंड ईयर में हम इसको भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। आपने नाम सुना होगा बेटा कि अगर आप हीट अप करें तो प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाती है। डिनेचर से मुराद क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे बेटा? कोलैप्स हो जाएंगे। स्ट्रक्चर विल बी कोलैप्स, एज अ रिजल्ट प्रोटीन अपना जो स्ट्रक्चर है वो खो देते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस प्रोटीन के अंदर जो एमसीक्यूज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आया हुआ है। ये आप अगर आप यूएचएस का पेपर देखें, यूएचएस देखें या एमडीकेट का अगर आप पास पेपर देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन के अंदर कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान है। तो ये बेटा आपने याद रखनी है कि प्रोटीन के अंदर एक तो कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप कौन सी बेटा, हाँ जी, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, अमाइनो ग्रुप के साथ। ठीक है बच्चे, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दैट वुड बी प्रेजेंट इन अ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर याद रखिएगा बेटा, प्रोटीन के अंदर बेटा तुम लोग क्या बात कर रहे हो, कहां से आ गया साइटोसिन गवानीन, मैंने बात की है क्या साइटोसिन गवानीन की, हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल बेटा वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम बात है, कार्बोनाइल ग्रुप अलोंग विद द किसके साथ होगा बेटा, अमाइनो ग्रुप के साथ। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अमाइनो प्रोटीन के अंदर अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब डीएनए की, अब आपको पता है डीएनए याद रखिएगा डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स, इनकी इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डबल हेलिक्स है। अगर आप सॉरी अगर आप बात करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो उस स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चे, डीएनए के अंदर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस क्या क्या है। अब बात आती है इसकी जो तुम लोग कर रहे हो, डीएनए के अंदर याद रखिएगा एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। ठीक है बच्चे, डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। ठीक है बच्चे, अगर आरएनए की बात करें तो यूरासिल होगा, थायामीन की जगह पे यूरासिल। तो इनके आपस में क्या होगा बेटा, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप पेयर की बात करें तो एडेनिन का थायामीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, गवानीन का साइटोसिन के साथ, थायामीन का एडेनिन के साथ, साइटोसिन का गवानीन के साथ। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ शो करती है। नाइट्रोजनस जो कंपाउंड नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, उनके अंदर क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन किसका है बेटा, किसके दरमियान होगा, नाइट्रोजनस बेस के दरमियान। इसके अलावा याद रखिएगा कि पेंट्स वगैरह और डाइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंट्रीब्यूशन है। जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, पेंट वगैरह, डाइस वगैरह, ये वॉल के ऊपर कभी भी पेस्ट नहीं हो सकता बेटा। एडहेरिंग प्रॉपर्टी, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस्ड या गिव एडहेरिंग प्रॉपर्टी। ये एडहेरिंग प्रॉपर्टी किस वजह से है बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, इसके अलावा क्लॉथिंग में, कपड़े वगैरह आपके जो क्लॉथ वगैरह है, सिल्क वगैरह, आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह बनाने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है बेटा, जरा बताएं मुझे जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। इसके बाद आएगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जी बच्चे, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की बेटा कि वाटर के अंदर टोटल हमारे पास क्या है बेटा, 4 हाइड्रोजन्स है। आप ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं बेटा, इसको सराउंड करते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, और 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 2 क्या है बेटा जी बच्चे, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेकअप की बात कर रहे हो ना, कॉस्मेटिक्स के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी की वजह से ही एडहेरिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है जी बच्चे, ठीक हो गया।
अच्छा बच्चे, तो टू कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल। बेटा याद रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने लगा हूं, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो तो इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा टेट्राहेड्रल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी बेटा अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड वाटर हो। जब आइस बनती है, याद रखिएगा, जब आइस बनती है तो हेक्सागोनल एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती है। मीन टू से वाटर लिक्विड से जब आइस में कन्वर्ट हो जाती है तो याद रखिएगा आइस बनने के बाद जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, वो हेक्सागोनल बन जाती है। और जब ये हेक्सागोनल एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट करेंगे तो याद रखिएगा द आइस विल ऑक्युपाई 9% मोर स्पेस। याद रखिएगा बेटा ये 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जी बच्चे, 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा बेटा। एज अ रिजल्ट डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जिसपे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है बच्चे, तो आपने यहां पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखनी है बेटा कि एक तो यहां पे एक तो आपने ये याद रखनी है कि अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो द ज्योमेट्री ऑफ अ वाटर इज क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जब आइस बनती है तो शेप क्या हो जाती है बेटा, हेक्सागोनल एम्प्टी स्पेसिंग की वजह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और 9 इसी वजह से 9% मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। एज अ रिजल्ट डेंसिटी विल ओवरऑल डिक्रीज। ठीक है बच्चे जी, इसके बाद ये है, अच्छा बेटा आप लोगों का एक मिनट के लिए सर्वे शुरू हो रहा है बेटा, जरा उसको जरा आप अटेम्प्ट करें। स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने सर्वे को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चे, हाँ जी आपके स्क्रीन पे शो होगा, इसके बाद फिर मैं लेक्चर आगे कंटिन्यू करूँगा। बस 1-2 सेकंड के बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इंग्लिश के, मेरे ख्याल इंग्लिश के लिए है सर्वे, तो ज़रा देख लीजिएगा। जिनको शो ना हो वो पेज रिफ्रेश करें। ठीक है, इसके बाद फिर आप हाँ वीडियो के नीचे स्टार्ट सर्वे आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। ठीक है बच्चे, अगर ना मिले तो वो क्या करें बच्चे, इसको पेज को रिफ्रेश करें और वीडियो के नीचे आप वहां पे लिखा होगा स्टार्ट सर्वे, तो आप वहां पे क्लिक कर दें। अच्छा बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवापोरेशन। जी बच्चे, इवापोरेशन इज ये वो टॉपिक है जो यूएचएस में भी है बेटा और नम्स में भी है। ठीक है, दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जरा देखेंगे बेटा। इवापोरेशन क्या है बेटा, इवापोरेशन इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस, क्या है बच्चे, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड बेटा आवाज तो आ रही है, जिसमें एक लिक्विड, जी बच्चे हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, आवाज आ रही है, हाँ जी अब आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। याद रखिएगा, इवेपोरेशन इज समहाउ द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तमाम टेम्परेचर पे ये टेक्स प्लेस होगा बेटा। और याद रखिएगा इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है जो कि ठीक है बेटा, सरफेस फिनोमेना है या सरफेस प्रोसेस है जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर से बेटा, इसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, और इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। क्या है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद याद रखिएगा कि
ये जो इवोपरेशन है ये नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, लेट अज्यूम, यहां देखिए जरा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंटेनर है, कोई बीकर टाइप है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास यहां पे जो बीकर है इसके अंदर क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम यहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है बच्चे, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। अब होगा क्या, यहां पे देखिए जरा, ये बात आप सबको क्लियर होना चाहिए, बताता हूं, ये क्लियर होना चाहिए कि बेटा एक लिक्विड अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो तो पूरे कंटेनर के अंदर मौजूद तमाम के वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है तो उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। जब वेलोसिटी और एनर्जी डिफरेंट है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी तमाम मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होगी। जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, लेट सपोज इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसकी ज्यादा है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो सरफेस पे आ जाएंगे, एज ए रिजल्ट वो सरफेस को स्केप करके बाहर एयर में चले जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे बेटा? इवोपरेशन कहेंगे। जी बच्चे बिल्कुल। और इवोपरेशन काज कूलिंग, ये भी आपको याद होना चाहिए बेटा, इवोपरेशन काज कूलिंग या कूलिंग प्रोसेस। क्यों है बच्चे कूलिंग प्रोसेस, क्यों है बेटा? याद रखिएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल वी टेक बाथ, ठीक है, और अगर हम अंडर द सीलिंग फैन अगर हम बैठ जाए तो हमें ठंडक महसूस होती है। बेसिकली बात ये होती है कि वो तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इवोपरेट हो जाएगी बेटा, बाकी जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर बात करें, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लेट सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आफ्टर टेक बाथिंग, अगर हम बात जो है टेक बात करने के बाद अगर हम आके किसी सीलिंग फैन के बैठ जाए तो जो वाटर मॉलिक्यूल बॉडी के ऊपर होगा बेटा वो तमाम मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इवापोरेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, और वो मॉलिक्यूल रहेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो आपकी बॉडी के अंदर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वी फील कूलिंग। ठीक है बच्चे, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, देखिए बेटा इसमें इवापोरेशन काज कूलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम बात करते हैं वाटर H2O अगर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल ये कन्वर्ट हो जाए किस में बेटा? वेपर्स में। H2O इवापोरेशन की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो याद रखिएगा इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा HV इज इक्वल टू प्लस 40.7 किलो जॉल पर मोल। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने के लिए 40.7 किलो जूल एनर्जी चाहिए। सेकेंड पॉइंट बेटा, ऑल टेम्परेचर पे टेक्स प्लेस होगा। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इफ द लिक्विड एंड लो एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड, टेम्परेचर ऑफ द लॉट फॉल्स। हाँ जी, ठीक मोस्ट, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? हाँ जी, तो ये बात जरा आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते बेटा, इसी में कुछ इफेक्ट्स है, फैक्टर्स है जो रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करेगी। ठीक है बच्चे, कुछ फैक्टर्स को हमने देखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टली देखेंगे। फैक्टर्स ये है, फैक्टर्स क्या क्या है बच्चे? अगर हम बात करते हैं नंबर 1 IMF की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जी बच्चे जरा मुझे बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इवापोरेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद रखिएगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो IMF, याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है बच्चे, इवेपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने याद रखनी है कि बेटा अगर ये फोर्सेस ज्यादा हो इवेपोरेशन कम होगी। क्यों इवेपोरेशन कम होगी बेटा? क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या है बच्चे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए आपस में बॉन्ड है, तो वो आसानी से रिमूव नहीं हो सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी बच्चे,
टेम्परेचर का इफेक्ट बताया जरा बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट बताएं, टेम्परेचर का इफेक्ट बताएं जरा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर का रेट ऑफ इवापोरेशन के साथ क्या है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या है बेटा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतनी ज्यादा होगी बेटा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़े धो के फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में सुखाने के लिए आप ड्राई होने के लिए रख दें, तो जब सर्दियां होती है तो वहां याद रखिएगा इवापोरेशन कम होगी तो कपड़े देर से ड्राई होगा। इसके बरक्स गर्मियों में अगर आप देखें तो वो 5 मिनट के अंदर ड्राई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इवापोरेशन ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट भी इसमें आएगा बेटा, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या मुराद है बच्चे, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। बात क्या है बेटा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा याद रखिए इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो तो लेट सपोज अगर आप घर पे हैं, टेबल के ऊपर पानी के ड्रॉप जो है ड्रॉप्स गिर जाए या चाय गिर जाए या कोई पानी गिर जाए तो आप क्या करते हैं बेटा, हाथ से उसको जरा डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्स करने का मतलब ये है कि आप उसका जो सरफेस एरिया है उसको आप इंक्रीज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉपलेट है तो इसको आप क्या करेंगे, हाथ से आप इसको डिस्पर्स कर देते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो और रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा हो। ठीक है बच्चे, हाँ जी क्या टाइम हुआ है जी बच्चे, अब आपका टेस्ट के लिए मैं सर को बुलाता हूं जरा। ठीक है, तो इवापोरेशन बेटा आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेपर प्रेशर होगा, वो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट, बल्कि नहीं इसके अंदर एक और भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हवाले से हमने कुछ बातें करनी है, कुछ स्ट्रक्चर्स के हवाले से, जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे। रेड से मैंने बेटा रेड से लिखा हुआ यहाँ पे इंक्रीज, ये एरो है, एरो। चलो मैं रेड इसको ब्लैक से भी शो करता हूँ, ये देखिए जरा एरो। इस एरो का मतलब ये है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज को शो कर रही होती है। सरफेस एरिया ज्यादा हो, रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चा, बस जी बच्चे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास इवापोरेशन खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट हम वेपर प्रेशर शुरू करेंगे। अभी आपका टेस्ट होगा बेटा, जरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, 2 मिनट का टेस्ट होगा। ठीक है, उसको जरा आप अटेम्प्ट करें टेस्ट सारे बच्चे। ठीक है, हाँ जी। द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसकी ज्यादा होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डिबाई या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये मैंने आपको कल भी बता दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर बिकॉज, बताने आपने कि इसके अंदर क्या है। ठीक है बेटा, उन्होंने 2 कर दिए 3। इन अ क्लोज वेसल of 100 centimeter cube hydrogen gas is heated from 27 to 127 degree Celsius temperature. Which statement is not correct? ये बात देखना, not correct. ठीक है, पार्ट ए है द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज, प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज, द एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज। तो ये आपने इसमें से करेक्ट आंसर को आपने, सॉरी इनकरेक्ट आंसर को आपने क्या करना है, टिक करना है। जी बच्चे, तो आप लोगों का टेस्ट हो गया बेटा। ठीक है, और अब मैं ज़रा मार्क्स देखूंगा आप लोगों का बेटा। शराज बेटा 2/3 क्यों है, कोमल वेरी गुड बेटा 3/3 है, वेरी गुड। अलीशा 3/3, सानिया 3/3, वेरी गुड बच्चे। और रुखैमा 2/3, रजील 3/3। बेटा जिनके 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स है, वो क्यों है बेटा, 1 मार्क्स क्यों है बच्चे। हाँ जी, आप लोगों को अभी भी इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ बेटा। आप लोग जो है ना इसमें काफ़ी काम चोरी कर रहे हैं। इस तरह ना करें, वरना फिर आपका जो इंट्रो टेस्ट का पेपर होगा वो फिर सही नहीं होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ। इस तरह आप लोग अटेम्प्ट ना करें, 1 नंबर ले रहे हैं बेटा। आपको इस 3 MCQs में क्या प्रॉब्लम था, ये कल भी हमने लेक्चर डिटेल पढ़ा है बेटा, आज भी हमने इनके ऊपर बातें काफ़ी की है। ठीक है बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, अदरवाइज टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चे, आप लोग को ज़रा
अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा। आप लोग रिव्यू नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिव्यू नहीं देते बेटा। अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे शेयर किया करें। ठीक है बच्चे, आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे क्या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ठीक है बच्चे, अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हम यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी बेटा। ठीक है, कल न्यू टॉपिक्स होंगे, इसके बाद कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।